गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग बाबर वाले टॉपिक पर बात किए थे। आज उसी से आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज हम लोग बाबर को कंप्लीट करेंगे और हुमायूं के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी उन तमाम छात्रों को मैं अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे छात्रों ने हमें यह बात बताया भी कि सर, आप जो क्लास YouTube पे ले रहे हैं वह क्या बिहार दरोगा के पर्पज से ही है। देखिए, उन सारे लोगों को मैं यह कह दूं कि ऐसा कोई नाम रख के नहीं क्लास यहाँ लिया जा रहा है कि यहाँ से प्रश्न केवल बिहार दरोगा में ही पूछे जाएंगे। आप एकदम माइंड सेट रखिए कि यहाँ से प्रश्न आपको वो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस, जो मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है, यहाँ पे आपको जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी जो है कराई जाती है। आपको सारे यहाँ सब्जेक्ट जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से और टॉपिक वाइज जो है पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बनाइए और कंटिन्यू जो है जो भी लेक्चर यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उन सारे लेक्चरों को कंटिन्यू रूप से देखते रहिए। और आपको नोट्स बनाने की जरूरत है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग कल बाबर वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे। भारत में मुगल सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वह बाबर था। बाबर ने भारत में कुल 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था और उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा था। चारों युद्धों के बारे में हम लोग बात भी किए थे। आखिरी जो युद्ध था वह घाघरा का युद्ध था, उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। और जो घाघरा का युद्ध था वह बाबर एकमात्र वह ऐसा युद्ध था जो जल और थल अर्थात पानी के सतह पर और जमीन पर दोनों पर लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध। आपको बता दें कि बाबर का जब मृत्यु हुआ 1530 में, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। और बाबर की मृत्यु, ऐसे तो मृत्यु पर बहुत बड़ा विरोधाभास है। एनसीईआरटी में बाबर की मृत्यु लाहौर बताई जाती है और कुछ ऐसे बुक है जहां पे बाबर की मृत्यु आगरा भी बताई जाती है। तो आपको दोनों बात याद रखना है। यदि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जामों में यदि बाबर की मृत्यु के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सीधा आंसर लाहौर लगाएंगे। सीधा आंसर क्या लगाएंगे? सॉरी, लाहौर नहीं, काबुल लगाएंगे। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि बाबर की मृत्यु के बारे में तो जो मैंने विरोधाभास के बारे में आपसे कहा, आगरा और लाहौर, अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। बाबर की जो मृत्यु हुई थी, यहां पर बात को समझिएगा। बाबर की मृत्यु जो हुई थी, बाबर की मृत्यु वह हुई थी 26 दिसंबर। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वह 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को बाबर का डेथ हुआ था। बाबर का मृत्यु को लेके दो बातें हैं। एक तो कहा जाता है कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। और एक कहा जाता है कि बाबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी। बात को ध्यान समझिएगा। एक जगह यह प्रश्न बनता है कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, एक जगह यह प्रश्न बनता है कि बाबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी। आपको बता दें कि बाबर की मृत्यु में इब्राहिम लोदी की माता का भी हाथ था। ऐसा बताया जाता है कि जो इब्राहिम लोदी की माता थी, बात को ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, जो इब्राहिम लोदी की माता थी वह अपने पुत्र के वियोग में, अर्थात जब इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में बाबर से मारा गया था तो अपना पुत्र का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी की माता बाबर के यहाँ नौकरानी के रूप में काम करने लगी और सारे किचन का जो भी खाना बनाने का जो भी
कार्य होता है किचन किंग, वो सारे किचन का जो है कार्यभार इब्राहिम लोदी की माता जो है बाबर के यहाँ देख रही थी। और ऐसा बताया जाता है कि अपने पुत्र का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी की माता ने बाबर को खाना में जहर दे दिया था, जिससे इब्राहिम बाबर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन और जगह क्या लिखा हुआ है, और जगह यह बताया जाता है कि जब बाबर, बात को ध्यान समझिएगा, जब बाबर आगरा से काबुल जा रहा था, जब बाबर आगरा से काबुल जा रहा था, उसी दौरान वह लाहौर में रुका। बात को समझिएगा, जब बाबर आगरा से काबुल जा रहा था, उसी बीच में लाहौर में बाबर रेस्ट आराम करने के लिए रुका। और जैसे आराम करने के लिए रुका, पुनः 10-20 मिनट आराम किया और फिर आराम करके उठकर चलना चाहा। जैसे ही उठता है वहां पे बेहोश हो जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाती है और वहीं पर बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से दोनों बात आपको क्लियर रखना है। यदि ऊपर लेवल के एग्जामों में आपसे पूछा जाए कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको आंसर टिक करना है लाहौर में। लेकिन एसएससी और रेलवे तक बात अगर कहा जाए तो आपको टिक करना है आगरा में। ऐसे आपको बता दें कि बाबर की मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बात को ध्यान समझिएगा, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आराम बाग से बाबर के शव को उठाकर फिर काबुल में ले जाकर उसे शिफ्ट कर दिया गया। अर्थात कुछ दिनों के बाद जो है आगरा के आराम बाग से हटाकर फिर उसको काबुल में दफनाया गया। आगरा से आराम बाग से हटाकर उसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया। तो आपको यहाँ पर प्रश्न याद रखना है कि शुरुआती समय में कुछ दिनों के लिए बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि हमको जो है मृत्यु के बाद काबुल में ही दफनाया जाए। तो ऐसा बाबर के पुत्र हुमायूं ने किया भी, बाबर को काबुल में ले जाकर दफना दिया गया। आपको बता दें कि मुगल सल्तनत के अंतर्गत जो है दो ऐसे शासक थे, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। इन दोनों शासकों की मकबरा भारत से बाहर है, अर्थात जहांगीर की भी मकबरा शहादरा लाहौर में है और बाबर की भी मकबरा काबुल में बनवाई गई। देखिएगा, यहां पर एक और प्रश्न आपको याद रखना है। मैं एक प्रश्न आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी है, अर्थात बाबर की आत्मकथा, जिसका नाम तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा भी उसको कहा जाता है, उसको स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। बात को ध्यान समझिएगा, बाबर को जो आत्मकथा था जिसका नाम तुजुक ए बाबरी, बाबर के आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी या इसको बाबरनामा भी कहा जाता है, या तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। इसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। आपसे कभी प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि तुजुके बाबरी जो है वह बाबर किस भाषा में लिखा है, तो तुर्की भाषा में लिखा है। लेकिन आगे चलकर अकबर के समय में इस तुजुके बाबरी या बाबरनामा का अनुवाद, ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में कर दिया। बात को ध्यान समझिएगा, आगे चलकर इस बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किस व्यक्ति ने किया, तो याद रखना है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। फारसी में किस व्यक्ति ने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। यहां पर आपको क्लियर रहना है कि आगे चलकर बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। वैसे बाबरनामा या तुजुके बाबरी जो है तुर्की में बाबर ने लिखा था। यहां से एक और प्रश्न आपको याद रखना है, तुजुके बाबरी या बाबरनामा का
हमने तुर्की में अनुवाद देखा, फारसी में अनुवाद देखा और इंग्लिश में आपसे पूछ दे अंग्रेजी में किस व्यक्ति ने अनुवाद किया था, तो याद रखना है वेबरिच ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। बाबरनामा या तुजुके बाबरी का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो याद रखना है वेबरिच ने किया है। इंग्लिश में वेबरिच ने किया है। इंग्लिश में किस व्यक्ति ने किया है, वेबरिच ने किया है। तो आपको यह तीनों प्रश्न पूछा जाता है। बाबरनामा या तुजुके बाबरी तुर्की में किसने लिखा, तो स्वयं बाबर ने लिखा अपना ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा। फारसी में आगे चलकर उसका अनुवाद किसने कराया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया। और अंग्रेजी में अनुवाद बाबरनामा का किस व्यक्ति ने किया है, तो वेबरिच ने किया है। किसने किया है, वेबरिच ने किया है। यहां तक आपको प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं कि बाबर अपना आत्मकथा जो बाबरनामा या तुजुके बाबरी है उसमें क्या बात लिखा है। इस बात से भी थोड़ा सा आपको जो है जानना चाहिए कि आखिर तुजुके बाबरी या बाबरनामा में बाबर किन चीजों का वर्णन किया है। देखिएगा, तुजुके बाबरी या बाबरनामा में बाबर जो है वह भारत के, बात को ध्यान समझिएगा, भारत के लिटरेचर साहित्य का घोर निंदा किया है। तुजुके बाबरी या बाबरनामा में अकबर भारत के लिटरेचर अर्थात भारत के साहित्य के बारे में बहुत ही बुराई किया है, लेकिन भारत के मॉनसून के बारे में, भारत के मॉनसून के बारे में और भारत की फसल के बारे में बाबर जो है बहुत बड़ाई किया है, अर्थात बहुत तारीफ किया है। एक तरफ आपको याद रखना है कि एक तरफ बाबर जो है भारत के साहित्य को जो है बुराई करता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, और एक तरफ भारत के मॉनसून या भारत के फसल को बहुत तारीफ करता है, बहुत ही ज्यादा बड़ाई करता है। इसके साथ बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक बात और लिखा है, समझिएगा उसको भी। बाबर ऐसा बताता है कि भारत के जो सोल्जर्स अर्थात भारत के जो सिपाही थे वह युद्ध में मरना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे। अर्थात इस प्रकार से कहा जाए तो बाबर भारत के सिपाहियों की भी कड़ी निंदा किया है अपनी आत्मकथा में। वह कहता है कि भारत का सिपाही मरना जानता है, लड़ना नहीं जानता है। इस बात को भी याद रखिएगा, इस बात का भी जिक्र बाबर अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा एक और बात याद रखना है कि बाबर अपनी आत्मकथा में एक बात स्वयं यह भी लिखा है कि जब उसका पुत्र हुमायूं, बात को समझिएगा, जब बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं एक समय ऐसा था कि बहुत ही बीहड़ बीमारी से उसका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था, हुमायूं का बचने का कोई चांस नहीं था। उस समय बाबर ने अल्लाह से यह रिक्वेस्ट किया था, अल्लाह से यह विनती किया था कि हे अल्लाह, आप मेरे पुत्र हुमायूं को बचा ले और मेरी जान ले ले। इस बात को अल्लाह ने सुना और वैसा ही हुआ। हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा और बाबर की मृत्यु हो गई। आप कह सकते हैं कि हुमायूं अच्छा हो गया और बाबर जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यह भी बात जो है बाबर जो है अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो बाबर जो है एक पद शैली है जिसका नाम मुबैयान है। मुबैयान, मुबैयान। बाबर जो है मुबैयान पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर जो है वह मुबैयान पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। एक आध बार प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाबर जो है किस पद शैली का जन्मदाता था, तो याद रखिएगा बाबर जो था वह मुबैयान पद शैली का जन्मदाता था। बाबर जो था वह मुबैयान पद शैली का जन्मदाता था और यह प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरयार का शिष्य भी बताया जाता है। बाबर प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा या सूफी संत उबैदुल्लाह अहरयार का शिष्य था। इस बात को भी याद रखिएगा, बाबर किसका शिष्य था, तो उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह बाबर किसका शिष्य था, याद रखना है उबैदुल्लाह अहरयार का शिष्य था।
उबैदुल्ला अहरयार का यह शिष्य था। कभी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि बाबर किसका शिष्य था, तो यह उबैदुल्ला अहरयार का शिष्य था। याद रखना है, बाबर के गुरु का नाम उबैदुल्ला अहरयार था। तो आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ बात जो है थोड़ी सी समझ में आई होगी, थोड़ी सी क्या पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा बाबर का। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आज, अब हुमायूं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर सारे शासकों पर जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लियर आना है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप वीडियो को देखकर भी अपने जो है दिमाग में बातों को बैठा सकते हैं। याद रखिएगा, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में भी हुई है, लाहौर में भी हुई है, दोनों जगह सही है। ऊपर लेवल के एग्जामों में यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जामों में यदि दोनों ऑप्शन है तो आप लाहौर लगाइए, और एसएससी, रेलवे और छोटे मोटे एग्जामों में यदि दोनों ऑप्शन है तो आप आगरा लगाइए। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी लाहौर को मानती है। आगरा के प्रारंभ में बाबर को कहां दफनाया गया, तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां से उनके शव को काबुल में ले जाकर फिर दफनाया गया दोबारा। तुजुके बाबरी या बाबरनामा स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो तुर्की भाषा में लिखा है। फारसी में बाबरनामा या तुजुके बाबरी का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में कराया था। अकबर के समय में कराने के बाद यहां से याद रखिएगा, बाबर को भारत में मुबैयान पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को भारत में मुबैयान पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। और आपको बता दें कि अंग्रेजी में तुजुके बाबरी या बाबरनामा का अनुवाद बेबरिच ने किया था। किसने किया था? बेबरिच ने किया था। और बाबर किसका शिष्य था, तो याद रखना है, प्रसिद्ध ख्वाजा सूफी संत उबैदुल्ला अहरयार का शिष्य था बाबर। तो चलिए, आज हम लोग बाबर को जो है कंप्लीट किए। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग हुमायूं पर करते हैं। देखिएगा, हुमायूं पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आखिर बेसिक कंसेप्ट क्या है हुमायूं के बारे में। आपको बता दें कि बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं थे। आपको बता दें कि बाबर के सबसे बड़े पुत्र जो थे वह हुमायूं थे। बाबर के सबसे बड़े पुत्र जो थे वह हुमायूं थे। और हुमायूं के शासन काल के बारे में आपको याद रखना है कि इनका शासन काल का समय 1530 से लेकर 1540 तक रहा। 1530 से लेकर 1540 तक रहा। और उसके बाद याद रखना है 1555 से लेकर 1556 तक रहा है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह दो शासनकाल क्यों लिख दिए सर। तो देखिएगा, बाबर 2 बार शासन किया है, इसीलिए 2 शासनकाल लिखे हैं। बाबर ने पहली बार जो शासन किया है वह 10 सालों के लिए किया है। बाबर फर्स्ट टाइम जो शासन किया है वह 10 साल के लिए किया, अर्थात 1530 से 1540 तक किया। दूसरी बार पूरा बाबर जो है 6 महीने के लिए शासन किया, यानी 1555 से लेकर 1556 तक। सॉरी, बाबर नहीं भाई, हुमायूं ने 1555 से लेकर 1556 तक किया। अब बात आती है कि हुमायूं के शासन काल के दौरान इतने दिनों के शासन में हुमायूं से कितने प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इस बात को थोड़ा सा समझना है। देखिएगा, ऐसा बताया जाता है कि बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। बाबर के कुल 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। बाबर को याद रखना है, बाबर के कुल 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम हुमायूं था। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूं था। दूसरे बड़े पुत्र जो थे कमरान थे। कमरान, हुमायूं, उसके बाद कमरान, उसके बाद याद रखना है अस्करी। हुमायूं, कमरान और अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। और जो पुत्री थी उनका नाम गुलबदन बेगम था। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। देखिएगा, हुमायूं के कुल ऐसे 5 पुत्र पुत्रियां मिला के बाबर के हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम। यह गुलबदन बेगम जो थी यह बाबर की पुत्री थी।
गुलबदन बेगम जो थी यह बाबर की पुत्री थी, अर्थात बाबर की लड़की थी, और यह जो है चारों जो है बाबर के पुत्र थे। देखिए, मुगल शासकों में आपको यहां पर एक बात याद रखना है कि जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई तो उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का कोई लड़ाई नहीं हुआ था। आप उत्तराधिकार की लड़ाई देखे होंगे मुगल में, जब आप शाहजहां को पढ़िएगा तो वहां पर शाहजहां के पुत्रों ने विद्रोह कर दिया था अपनी पिता का जो है सत्ता को लेने के लिए। उसके बाद आप जहांगीर के भी पुत्र खुसरो को देखिएगा, वो भी अपने पिता के विद्रोह जो है सत्ता को लेने के विद्रोह किया था। इस तरह से आप अकबर का और आगे जो भी शासक थे उन लोगों का सारे जो है पुत्र लोग विद्रोह किए हैं सत्ता को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर बाबर के बारे में बताया जाता है कि इनका 4 लड़का था और चारों लड़का ने जो है किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया गद्दी को लेने के लिए। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बाबर के निर्देश पर ही, अर्थात बाबर जब अंतिम समय में मृत्यु के समय में जब बाबर जो है जिंदा, थोड़ा सा जो मृत्यु जब उनकी नहीं हुई थी, प्राण नहीं निकले थे, उसी समय बाबर जो है हुमायूं से यह बात स्पष्ट कर दी थी कि आप सबसे बड़े पुत्र हो मेरे, और अपने छोटे भाइयों को जो है अलग अलग राज्यों का बंटवारा करके और उनको अलग अलग जो है शासक के रूप में नियुक्त कर देना। स्वयं हुमायूं जो है अपने पिता के बातों को माना और उसी तरह से किया जैसा उसके पिता ने, बाबर ने कहा था। हुमायूं जो था वह आगरा की गद्दी पर जो है 1530 में ही बैठा। जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई उसके तुरंत कुछ दिनों बाद 1530 में ही हुमायूं आगरा की गद्दी को संभालता है और अपने स्वयं आगरा और दिल्ली में रहता है। कमरान को काबुल और गंधार देता है, अस्करी को सांभल यूपी देता है और हिंदाल को मेवाड़ तथा अलवार की जागीर दे देता है। यानी चारों भाई अलग अलग जगह पर जो है अपनी शासन को चलाने लगते हैं। उसी दरमियान होता क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि बाबर जो था, हुमायूं जो था, वह एक ऐसा शासक था जिसके जीवन में कठिनाई और समस्या भरा हुआ था। अर्थात वह अपनी समस्याओं से कभी भी उभर नहीं पाया और वैसे ही लड़ते गिरते जो है उसकी मृत्यु हो गई। इस पर इतिहासकार लेन पुल भी कहे हैं कि बाबर जो है जिस तरह से जीवन में लड़ते गिरते पड़ता था उसी तरह से उसका जो है अंतिम दिन भी जो है गुजर गए, लड़ते गिरते मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यहाँ याद रखना है हुमायूं जो है आगरा और दिल्ली, आपको थोड़ा सा याद रखना है, हुमायूं जब बंटवारा किया तो वह आगरा और दिल्ली लिया, आगरा एवं दिल्ली। उसके बाद याद रखना है कमरान को काबुल और गंधार दिया, काबुल और कंधार। अस्करी को संभल, यूपी में पड़ता है, संभल, और हिंदाल को मेवाड़ और अलवार दिया, मेवाड़ एवं अलवार। अलवार आपको पता है राजस्थान में पड़ता है अलवर, और मेवाड़ भी जो है राजस्थान में। तो यह 4 जो है जगह, चारों को अपना अपना जो है बंटवारा किया और सारे लोग अपना जो है सत्ता को अच्छे ढंग से देखने लगे। अब हमको विशेषकर बात हुमायूं पे करना है, विशेषकर जो बात करना है वह हुमायूं पर करना है। और आइए हम लोग हुमायूं पे कुछ विशेष चर्चा करते हैं कि आखिर हुमायूं से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, जब हुमायूं आगरा की गद्दी पर जो है बैठ गया 1530 में, नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं के नाम से, किस नाम से? नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं के नाम से यह आगरा की गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद जो है यहां से आपको याद रखना है कि हुमायूं का जब गद्दी पर यह बैठ गया तो वहां से जो है इसके जीवन में समस्या ही समस्या उत्पन्न हो रहे थे। अर्थात इसका सपोर्ट इसके भाई ने लोग भी नहीं किया, इसका सपोर्ट जो है और वहां के लोगों ने भी जो है आगरा के नहीं किया। और इसके जीवन में इतने समस्या थे कि अलग अलग जो भी शासक थे, जैसे शेर शाह सूरी ने भी बाबर को बहुत समस्या दिया। उसके बाद बहादुर शाह भी याद रखते हैं, उन्होंने भी बाबर को बहुत ज़्यादा समस्या दिया था। अर्थात बहुत सारा समस्याओं का जो है इसके मतलब जो है शासनकाल के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा था हुमायूं को। और यह जहाँ जाता भी था वहाँ खुद समस्या क्रिएट होने लगती थी।
इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। आपको बता दें कि हुमायूं शब्द का जो अर्थ होता है, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है, हुमायूं शब्द का मीनिंग क्या होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। हुमायूं शब्द का अर्थ लकी होता है। हुमायूं शब्द का अर्थ जो होता है वह लकी होता है, या आप कह सकते हैं हिंदी में भाग्यशाली होता है। हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है? लकी होता है, यानी भाग्यशाली होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि हुमायूं शब्द का अर्थ भले लकी या भाग्यशाली है, लेकिन हुमायूं वाकई में लकी नहीं था, यह पूर्ण रूप से बैड लकी था। अर्थात यह पूरा जो है दुर्भाग्यशाली था, कोई भाग्यशाली, क्योंकि इसके शुरुआती दौर से ही समस्या खड़े होने लगे। तो आप यहाँ पर इसको लकी नहीं, पूर्ण रूप से बैड लक जो है मान सकते हैं। हुमायूं का शासन जब चलने लगा तो होता क्या है कि शासन चलाने के क्रम में आपको एक बात याद रखना है। यहां से 1532 ईस्वी, थोड़ी सी बात को समझिएगा। 1532 ईस्वी का समय था और 1532 में हुमायूं जो है एक युद्ध करता है। 1532 में हुमायूं एक युद्ध करता है महमूद लोदी के साथ। किसके साथ? महमूद लोदी के साथ। आपको महमूद लोदी याद रहना चाहिए, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, जो नुसरत खां के शरण में बंगाल भाग गया था। नुसरत खां के शरण में बंगाल भाग गया था जब बाबर ने उसे घाघरा के युद्ध में, बाबर ने महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में परास्त किया था। तो वहीं महमूद लोदी वहां से घाघरा से भाग कर रहा था, बिहार का क्षेत्र था घाघरा, बंगाल में जाकर नुसरत शाह के यहां शरण लिया था। आपको क्लियर रहना है कि वही जो है महमूद लोदी 1532 में दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध जो है हुमायूं के साथ करेगा। कौन सा युद्ध? दोहरिया या देहरिया का युद्ध बोला जाता है इसको। 1532 में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखना है, हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। अब आपको यहां से एकदम कहानी को समझते चलना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। यदि आप समझ लोगे तो हमारे हिसाब से आपका एक भी प्रश्न जो है इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। एडवांस लेवल के भी आपका प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। एकदम क्लियर बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। 1532 में हुमायूं जैसे सत्ता में आया, आने के दौरान बहुत सारे कठिनाई उसके जो है शासनकाल के दौरान चलने लगे। लेकिन पहला जो युद्ध है दोहरिया का युद्ध जो है 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी हुमायूं से हार गया। इस युद्ध में महमूद लोदी हुमायूं से हार गया। अर्थात आपको याद रखना है कि महमूद लोदी का जो है महमूद लोदी का जो है वह पराजय हुई और हुमायूं का जो है विजय हुआ। अब महमूद लोदी जब युद्ध में हार जाता है तो आपको अब यहां से कहानी समझना है कि बंगाल और बिहार में नुसरत शाह के शरण में था। तो नुसरत शाह की वहां पे जो है ऑलरेडी जो है नुसरत खान का जो है कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको याद नहीं करना है। महमूद लोदी जब हार जाता है तो इसको वहां के लोग जो है नेता मानने से इनकार कर देते हैं। अपना नेता महमूद लोदी को नहीं मानते हैं और वहां पर वो लोग अपना नेता जो है महमूद लोदी के स्थान पर शेर खान को मानते हैं, अर्थात शेर खान को बनाते हैं। अपना नेता जो है वह किसको मानते हैं? तो शेर खान को मानते हैं। अर्थात कहते हैं कि महमूद लोदी अब हम लोग का नेता नहीं है, अब हम लोग का नेता जो है शेर खान है। अब आपको याद रखना है कि महमूद लोदी भी एक अफगान शासक था और शेर खान भी एक अफगान शासक थे। शेर खान भी एक क्या थे? अफगान शासक थे। तो यहां से आपको दोनों बात याद रखना है
इस दोहरिया के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं से महमूद लोदी जो है उसको उसकी जो भी लोग जनता थे वह नेता मानने से इनकार कर देते हैं और अपना नेता शेर खान को मानते हैं। किसको मानते हैं? शेर खान को। अब आपको यहां से बात समझना है, शेर खान नाम बाद में पड़ता है, शेर खान के पीछे भी कहानी है, बाद में नाम पड़ता है शेर खान। इनका बचपन का नाम फरीद खान था। शेर खान का बचपन का जो नाम था वह आपको याद रखना है, फरीद खान था। शेर खान का बचपन का नाम फरीद खान था और फरीद खान के पिता का नाम हसन खान था। फरीद खान के पिता का नाम हसन खान था। फरीद खान के पिता का जो नाम था वह हसन खान था। आपको यहां यह भी बात याद रखना है। देखिएगा, शेर खान का बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद खान के पिता कौन थे? हसन खान थे। आपको बता दें कि हसन खान हरियाणा के नारलौर के जागीरदार थे। देखिएगा, यहां पर प्रश्न आपको याद रखना है, हसन खान जो थे यह हरियाणा के नारलौर के जमींदार थे। हरियाणा में एक जगह है नारलौर, नारलौर के जागीरदार या जमींदार थे। मतलब आपको यहाँ कंसेप्ट समझते चलना है कि हसन खां कहां से थे, तो यह हरियाणा के जागीरदार थे। हसन खां कौन थे? तो फरीद खान के पिताजी थे, अर्थात उसी फरीद खान को आगे शेर खान कहा गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यह हरियाणा से थे, हरियाणा के जागीरदार थे। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन के बाद हरियाणा से हसन खां की जागीरदारी बिहार में ट्रांसफर हो जाती है। कुछ दिन के बाद हरियाणा से हसन खां की जागीरदारी जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? बिहार में ट्रांसफर होती है और बिहार के सासाराम में आ जाते हैं। याद रखना है, हसन खां कहाँ पहुंचते हैं? बिहार के सासाराम में पहुंचते हैं। यहाँ पर उनकी जागीरदारी हरियाणा से ट्रांसफर होती है और अपने पूरे परिवार के साथ हसन खान सासाराम में आकर बस गए और सासाराम की जागीरदारी को देखने लगे। एक दिन हसन खां के मन में एक सवाल पैदा हुआ। सवाल क्या पैदा हुआ कि हसन खां अपने पुत्र फरीद खां से, देखिएगा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हसन खां अपने पुत्र फरीद खान से एक दिन अचानक कहते हैं कि आप एक काम करो, सासाराम की जागीरदारी को अपने जिम्मे में ले लो, अर्थात सासाराम की जागीरदारी को तुम संभालो। फरीद खान को यह बात इसलिए कहे थे हसन खान उनके पिता कि देखते हैं कि फरीद खान कितना योग्य है, क्या इससे सासाराम की जागीरदारी सौंप दे रहे हैं तो संभाल पाएगा, इस मकसद से दिए थे। फरीद खान ने अपने पिता का बात माना और कहा हाँ बिल्कुल, आप हमको सासाराम की जागीरदारी सौंप कर देखिए पिताजी, हो सके तो मैं जो है यहाँ की जागीरदारी को और ऊपर लेवल तक डेवलप कर सकूं। और ऐसा ही हुआ। फरीद खान जो है सासाराम की जागीरदारी संभाले और बहुत ही अच्छे ढंग से, जो उनके पिताजी को उम्मीद नहीं था कि क्या यह बच्चा जो है सासाराम की जागीरदारी को और विकसित करेगा, तो एकदम आप क्लियर रहिए कि फरीद खान जो है उससे कई गुना ज्यादा सासाराम की जागीरदारी को बढ़ाए। अर्थात वह अपने पिता के बातों पर जो है उनसे बहुत ही ज्यादा जो है उम्मीदों पर खरे उतरे। पिता सोच रहे थे कि यह बच्चा से सासाराम की जागीरदारी नहीं संभलेगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि फरीद खान की और भी पत्नियां थी, अर्थात कह सकते हैं कि फरीद खान नहीं, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, हसन खान की और भी पत्नियां थी। यानी कि कह सकते हैं कि फरीद खान की और भी माताएं थी, सौतेली माता। उस समय आम बात था, एक दो शादी तो खैर आम बात नहीं, कह सकते हैं 10-20 शादियां आम बात था। तो यहाँ पर यह जो है संस्कृति थी 10-20-50 शादी के लिए। तो हसन खां की और पत्नियां थी, अर्थात यहाँ पर समझने की जरूरत है कि फरीद खां की वो लोग माँ ही हुई, सौतेली माँ कह सकते हैं। तो उन लोगों के मन में एक ऐसा जो है प्रश्न चलने लगा फरीद खां के लिए
कि यह जो है फरीद खां को सासाराम की जागीर दे दिए हैं, और वो लोग यही सोच रही थी कि फरीद खां जो है आगे चलकर सासाराम की जागीरदारी को अपने जो है हथियार लेगा, अर्थात उस पर वह अपना अधिकार जताने लगेगा। इस मकसद से हसन खां की वो पत्नी जो लोग थी, अन्य पत्नियां, वह जो है हसन खां से इस बात की शिकायत की कि आप फरीद खां को किस आधार पर जो है सासाराम की जागीरदार बना दिए हैं। हम लोगों का भी तो औलाद है, हम लोग का भी पुत्र है। फरीद खां ही एक आपका लड़का नहीं ना है, और भी आपके जो पुत्र हैं उनको भी सासाराम की जागीरदारी आप देकर एक बार चेक कीजिए कि क्या वो लोग भी सासाराम की जागीरदारी संभालते हैं। यह बात हसन खां जैसे ही सुने कि और जो भी पत्नी थी सारे विरोध करने लगी, या फरीद खां को ही क्यों सासाराम की जागीरदारी सौंप दिए हैं, क्या वही आपका एक पुत्र है और भी आपके पुत्र नहीं है क्या। ये सारा जो है उठाव पटक होने लगा, और इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गए हसन खां, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद जो है चिड़चिड़ा गए और फरीद खां अर्थात अपने लड़का से सासाराम की जागीरदारी छीन लिए। जैसे ही सासाराम की जागीरदारी हसन खां जो है लेते हैं फरीद खां से, फरीद नाराज हो जाते हैं और अपने पिता से नाराज होकर फरीद जौनपुर भाग जाते हैं। अपने पिता से नाराज होकर फरीद खां सीधा जौनपुर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि जौनपुर उस समय का भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। जौनपुर उस समय का अर्थात उस जमाने का भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का हब था। वहीं पर जाकर फरीद जो है अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा वगैरह लिए जौनपुर में। और आपको बता दें कि फरीद का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, यह पढ़ना नहीं चाहते थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि फरीद खां पढ़ाई लिखाई छोड़कर, बैठ हटाओ ये सब, सीधा दिल्ली पहुंचे। और पता होना चाहिए कि दिल्ली किसके पास पहुंचे थे फरीद, तो फरीद दिल्ली में बाबर के पास पहुंचे। जानते हैं क्यों पहुंचे? इस मकसद से फरीद जो है जौनपुर से दिल्ली गए कि हम चलते हैं बाबर के यहां, उनकी सैनिकों में सेना के पद पर बहाल हो जाएंगे और कुछ दिनों तक बाबर के सैनिक के रूप में कार्य करेंगे। और इस बात से बाबर हमको जो है अपनी सेना में भर्ती कर लेगा, और मैं बाबर से यह कहूंगा, बाबर से यह दबाव बनाऊंगा कि आप जो है मेरे पिता से बात कीजिए कि सासाराम की जागीरदार हमको बना दे हमेशा के लिए। इस मकसद से जो है जौनपुर से फरीद खां बाबर के यहां सेना में भर्ती होने गए थे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि बाबर तो थे ही नहीं, बाबर की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो आपको यह कंसेप्ट भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, कथन और कारण में इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। देखिए यहां पे मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, अभी आपको केवल मुंह से लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जहां लिखाने की जरूरत होगी मेरे भाई, वहां आपको बिल्कुल लिखाया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिएगा और बात को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो इतिहास है, आप अगर बातों को कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो यह दिमाग से उड़ जाएगा और आपका सारा मेहनत फिर बेकार हो जाएगा। मैंने कहा कि जौनपुर में इनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था और यह जौनपुर से सीधा दिल्ली भाग गए। और दिल्ली इस मकसद से बाबर के यहाँ गए थे कि बाबर अपने सेना में इनको बहाल कर लेगा, और जब सेना उनका हो जाए, बाबर के जब ये सेनापति हो जाएंगे तो बाबर से कहेंगे कि हुजूर हमारे पिता जो है हमसे सासाराम की जागीर छीन लिए हैं, आप मेरे पिता पर दबाव बनाइए और प्लीज हमको जो है एक बार सासाराम की जागीर जो है पुनः वापस दिला दीजिए। इस मकसद से जो है फरीद गए थे बाबर के यहाँ। लेकिन वहां पर तो बाबर थे नहीं, क्योंकि बाबर की तो डेथ हो चुकी थी। तो वहां से फिर बाबर के यहाँ से दिल्ली से फिर कुछ दिनों के बाद दिल्ली में रहे, और जैसे इनको पता चला कि बाबर तो है ही नहीं, बाबर से तब मुलाकात हो नहीं सकती है, तो वहां से दक्षिण बिहार की तरफ यह रुख किए। दक्षिण बिहार की तरफ जो रुख किए, तो दक्षिण बिहार में फिर जब ये रुख किए, तो याद रखना है यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ यह गए, तो दक्षिण बिहार में गए, साउथ बिहार में। दिल्ली से यह जो है आगे कहाँ गए,
तो साउथ बिहार में गए और आपको याद रखना है कि इस साउथ बिहार में एक शासक शासन कर रहा था जिसका नाम मोहम्मद बहार खां लोहानी था। बात को याद रखिएगा, इस दक्षिण बिहार में एक शासक था जिसका नाम मोहम्मद बहार खां लोहानी था। मोहम्मद बहार खां लोहानी, मोहम्मद बहार खां लोहानी जो था, यह व्यक्ति जो है दक्षिण बिहार का उस समय शासक था। जब शेर खान मोहम्मद बहार खां लोहानी के यहाँ गए तो सेम बाबर के ही जैसा, जिस तरह यह बाबर के यहाँ सेना में भर्ती होने के लिए गए थे, वैसे ही मोहम्मद बहार खां लोहानी के यहाँ भी सेना के पद पर यह कुछ दिन तक कार्य की। और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि बहार खां लोहानी किसी कार्य से बाहर जा रहे होते हैं और उनके साथ में फरीद भी साथ में जा रहे थे। एक घनघोर जंगल में ऐसा बताया जाता है कि बहार खां लोहानी पर एक शेर ने आक्रमण किया, एक शेर ने हमला किया और वहां पर फरीद जो है अपनी बहादुरी को दिखाते हैं और शेर को एक ही खंजर से मार डालते हैं। शेर को वहीं पर वह ढेर कर देते हैं। इस बात से खुश होकर यह दक्षिण बिहार का जो शासक बहार खां लोहानी थे, वह फरीद को अब फरीद नहीं शेर खान कहकर पुकारने लगे। अर्थात इस शेर खान की उपाधि आपको याद रखना है। दक्षिण बिहार का राजा या दक्षिण बिहार का वह सुल्तान जिसका नाम मोहम्मद बहार खां लोहानी था, उसने ही शेर खान की उपाधि शेर शाह सूरी को दिया था या फरीद खान को दिया था। उम्मीद करते हैं यहां बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको एक बात और याद रखना है, पीछे हम इस पे चर्चा भी किए होंगे कि जौनपुर जहां फरीद गए थे पढ़ाई लिखाई किए जहां से और फिर दिल्ली गए, तो जौनपुर भारत का सिराज के भी नाम से जाना जाता है। जौनपुर भारत का सिराज के भी नाम से जाना जाता है। और जौनपुर के बारे में आपको तो मैं पीछे बताया भी था कि जौनपुर का जो है स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था अपने भाई जौना खां की याद में। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था अपने भाई जौना खां की याद में। यहां तक जौनपुर ही नहीं, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, ये सारे जो जगह का जो है स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। अब हम जहां थे वहां पे बात करें तो शेर को ढेर कर दिए फरीद, और वहीं पे मोहम्मद बहार खां लोहानी जो है फरीद को शेर खान की उपाधि से सम्मानित करते हैं। कुछ दिन के बाद मोहम्मद बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दें कि मोहम्मद बहार खां लोहानी के जो पुत्र लोग थे वह सब लोग आयोग के आयोग ही थे। अर्थात उनके पुत्र का किसी प्रकार से समझ ढंग नहीं था सत्ता चलाने का। यहां पर जो है शेर खान ने होशियारी दिखाई। एक मोहम्मद बहार खां लोहानी का पुत्र था जिसका नाम जलाल खान था। याद रखिएगा, मोहम्मद बहार खां लोहानी का एक पुत्र था जिसका नाम जलाल खान था, जिसका नाम जलाल खान था। यह जलाल खान जो है भाग गया था। यह एक प्रकार से बहुत ही दुर्बल और अयोग्य शासक था जलाल खान। और अपने पिता के मृत्यु के बाद अर्थात मोहम्मद बहार खां लोहानी जब मृत्यु हो गया उनका, तो जलाल खान जो है बंगाल भाग गया। तो आप कह सकते हैं कि वहां पर अब ऑलरेडी शेर खान को बहुत ही अच्छा अवसर मिला पावर अपनी शक्ति को बढ़ाने का। जब यह भाग गया तो ऑलरेडी दक्षिण बिहार का वह जगह जो है खाली हो गया और शेर खान वहां पर जो है अपना पूर्ण रूप से आधिपत्य जमा लिया। होता क्या है कि वहां दक्षिण बिहार के साथ साथ शेर खान जो है बिहार के और उत्तरी बिहार के भी बहुत सारे क्षेत्र जो है रोहतासगढ़ वगैरह बहुत सारे क्षेत्रों को अपने जो है आधिपत्य में कर लिया। अब कहानी आगे क्या होता है कि शेर खान वहां पर ये सारा कुछ, जब बहार खान लोहानी मर गए, उसका पुत्र जलाल खान भी भाग गया, तो सारा दक्षिण बिहार अपने कब्जे में ले लिया। एक दिन अचानक क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा, थोड़ा सा हम लोग कहानी को और आगे की तरफ बात करें। हुमायूं के बारे में ऐसा बताया जाता है कि चित्तौड़ की जो शासक थी, याद रखिएगा, चित्तौड़ की राणा संगा,
आपको पीछे क्लास में बताया था चित्तौड़ के जो मेवाड़ की राजधानी थी उस समय, तो वहाँ के जो शासक हम लोग राणा संगा पे बात किए थे, खानवा की लड़ाई में कल जिक्र भी किए थे, तो थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेर खान जब दक्षिण बिहार में जो था वहां पे शासन कर लिया बाहर खालवानी की मृत्यु के बाद, तो याद रखना है एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लाड मलिका, देखिएगा याद रखिएगा, यहाँ पर लाड मलिका, आपके प्रश्न मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह लाड मलिका कहां से बात कहां चल गया। देखिएगा दक्षिण बिहार में सत्ता को कायम किए और लाड मलिका नामक स्त्री से शेर खान शादी किए। लाड मलिका चुनारगढ़, कहाँ भाई, तो चुनारगढ़ किले की थी। लाड मलिका कहाँ की थी, याद रखना है, चुनारगढ़ की थी लाड मलिका। तो लाड मलिका से शेर खान ने शादी किया और चुनारगढ़ किले का किलेदार बन गया, अर्थात चुनारगढ़ किला अपने कब्जे में ले लिया और लाड मलिका से क्या किया, शादी कर लिया। तो यहां से यह भी बात याद रखिएगा कि लाड मलिका से शादी किसने किया था, तो लाड मलिका से शादी किसने किया, तो शेर खान ने किया था। लाड मलिका से शादी किसने किया, तो शेर खान किया। और लाड मलिका कहाँ की थी, तो चुनारगढ़ की थी, अर्थात चुनारगढ़ का किला को शेर खान जो है शादी करके लाड मलिका से और अपने कब्जे में अपने अधिपत्य में कर लिया। बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा हम शेर शाह को रोकते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ी सी अब हुमायूं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा आपको मैं बता दूं रानी कर्णावती, थोड़ा सा अब यहाँ पे हम बात को बढ़ाएं, रानी कर्णावती, आपने बहुत सारे लोग जो है रानी कर्णावती का नाम भी सुना होगा। रानी कर्णावती कौन थी भाई, रानी कर्णावती, तो यह रानी कर्णावती जो थी यह राणा संगा की विधवा पत्नी थी। रानी कर्णावती जो थी यह राणा संगा की विधवा पत्नी थी, याद रखना है। रानी कर्णावती जो थी वह राणा संगा की विधवा पत्नी थी, राणा संगा की विधवा पत्नी थी। और राणा संगा के एक पुत्र का नाम राणा उदय संगा द्वितीय था, याद रखिएगा। राणा संगा के एक पुत्र था जिसका नाम राणा उदय संगा सेकंड था। राणा उदय संगा सेकंड था, यह राणा संगा के पुत्र थे, लेकिन यह पुत्र राणा उदय संगा सेकंड जो थे नाबालिग थे, अर्थात जब राणा संगा की मृत्यु हो गई थी उसके बाद रानी कर्णावती अर्थात उनकी विधवा पत्नी चित्तौड़ के लोग थे, चित्तौड़ की शासन देख रही थी। और होता क्या है कि यहां पर आपको याद रखना है कि बहादुर शाह, जो बात मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को समझिएगा। बहादुर शाह, क्या नाम है भाई, तो बहादुर शाह। आपको बता दें कि यह बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह याद रखिएगा। यह जो है मांडू के शासक थे, मांडू एमपी में पड़ता है। मांडू कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहादुर शाह ने रानी कर्णावती पर हमला किया था, अटैक किया था। यह अटैक जो किया गया था यह 1535-36 का बात है। यह अटैक जो किया गया था यह 1535-36 का बात है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। रानी कर्णावती चित्तौड़ या मेवाड़ की शासक थी, राणा संगा की विधवा पत्नी थी। उनके पुत्र का नाम राणा उदय संगा द्वितीय था जो नाबालिग थे। ऑलरेडी रानी कर्णावती ही वहां की शासन को देख रही थी। अब थोड़ी सी बात यहाँ याद रखना है कि बहादुर शाह प्रथम मांडू एमपी का शासक था जिसने रानी कर्णावती पर धावा बोला, आक्रमण किया था, हमला किया था। और यहां पर रानी कर्णावती जो है, यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यहां पर रानी कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं के पास सहायता मांगी थी। यहां पर रानी कर्णावती जो है राखी भेजकर और हुमायूं को जो है सहायता मांगी थी हुमायूं से। लेकिन आपको बता दें कि हुमायूं ने सहायता तो किया लेकिन तत्काल सहायता नहीं किया रानी कर्णावती का। कहने का मतलब है कि हुमायूं जैसे ही रानी कर्णावती की सहायता करने वहां पहुंचता है
तो यह बहादुर शाह जो था यह शासक मांडू का, इस बहादुर शाह ने हुमायूं को इस्लाम का, बात ध्यान समझिएगा, इस्लाम का जो है कसम दिला दिया कि आप जो है हुमायूं, एक बात सुन लो, मैं रानी कर्णावती से युद्ध करूंगा, लड़ूंगा, और जब तक युद्ध में मैं जीत नहीं जाऊं, बहादुर शाह कहा था यह बात हुमायूं से, बात यहाँ ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह हुमायूं से कहा था कि मैं रानी कर्णावती को जब तक युद्ध में हरा नहीं दूं, अर्थात मैं जब तक नहीं जीत जाऊं, तब तक आपको इस्लाम का कसम है, अपने अल्लाह का कसम है, आप हमसे बीच में युद्ध नहीं कीजिएगा। यहां पर हुमायूं जो है एक क्या बोलते हैं असमंजस में पड़ गए थे, क्योंकि उनको जो है तत्काल सहायता रानी कर्णावती को हुमायूं नहीं कर पाए, वह कसम के डोरों से जो है बंधे थे, उनको इस्लाम, उनके अल्लाह का जो है कसम बहादुर शाह ने दे दिया था वहां पे आते ही कि तुमको अपने इस्लाम का कसम, जो तुम बीच में हम लोग के आए, हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे तो ही तुम बीच में आना, जब तक युद्ध का फैसला नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें अल्लाह की कसम मैं दे रहा हूं, बीच में हम लोग के नहीं आना। इस चलते जो है बताया जाता है कि हुमायूं जो है रानी कर्णावती का हेल्प जो है तत्काल नहीं किए थे, उसके बाद फिर किए थे। अब होता क्या है कि बहादुर शाह रानी कर्णावती को हरा देता है, बुरी तरह से परास्त करता है वहां पे चित्तौड़ में, और वहां से कुछ धन संपदा लूट कर, और जैसे ही भागता है हुमायूं उस पर आक्रमण कर देता है बहादुर शाह पर, और आक्रमण करते करते बहादुर शाह मांडू में जाकर छिप जाता है। बताया जाता है कि मांडू के पास, अर्थात छिपने के बाद कुछ दूर और निकलकर बहादुर शाह गुजरात के समीप खंभात की खाड़ी में भी छिप गया था। ऐसा बताया जाता है कि यहां से जब इनको हरा दिया रानी कर्णावती को बहादुर शाह, तो यहां से भागा और उस पर आक्रमण किए हुमायूं, लेकिन वह हुमायूं के हाथ नहीं लगा और गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर छिप गया, वहां पर शरण ले लिया। और वहां शरण जब लिया खंभात की खाड़ी में बहादुर शाह, तो हुमायूं उसको छोड़ दिए, अर्थात वहां पर उसको खोजे नहीं, हुमायूं खोज कर मारे नहीं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्यों नहीं खोजे खंभात की खाड़ी में बहादुर शाह को, क्योंकि उनको टेंशन शेर खान को लेके था। वो सोचे कि बहादुर शाह से तो बाद में निपटा जाएगा, वहां दिल्ली और आगरा में शेर खान बहुत समस्या का कारण बन रहा है, शेर खान से पहले निपटना है। इस वजह से जो है बहादुर शाह को खंभात की खाड़ी में नहीं खोजे, और वहां से जो है इनका दिमाग जो है चेंज हो गया और वापस पुनः जो है फिर दिल्ली आ गए। और दिल्ली आने के बाद जो है अब यह शेर खान के विरुद्ध अभियान में लग गए, अर्थात शेर खान के विरुद्ध हमला करने का प्लानिंग करने लगे, योजना बनाने लगे। आपको बता दें कि यह मामला 1535 से 36 का था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा ही जाता है कि रानी कर्णावती ने किससे हेल्प मांगा था, राखी भेजकर, याद रखना हुमायूं से मांगा था, लेकिन हुमायूं ने तत्काल हेल्प नहीं दिया, क्योंकि वहां पर जो है बहादुर शाह ने हुमायूं को जो है अपना इस्लाम धर्म का जो है उसको जो है कसम दे दिया था। इसी कारण से जो है हुमायूं रानी कर्णावती का हेल्प नहीं कर पाया था। और उसी समय से बताया था कि राखी बंधन का भी जो है त्यौहार उसी समय से 1535 से 36 से आसपास जो है मनाना प्रारंभ हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो है कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे हुमायूं जब वहां से दिल्ली लौटा, अर्थात बहादुर शाह को नहीं मार पाया और दिल्ली आया, तो वह शेर खान के विरुद्ध जो है हमला का योजना बनाने लगा कि शेर खान पर अब आक्रमण करना है, शेर खान को कैसे परास्त करना है, ये सब प्लानिंग करने लगा। अब आपको डायरेक्ट हम लेके चलते हैं 1539 ईस्वी में। अब आपको हम डायरेक्ट लेके चलते हैं 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध पर। बात को ध्यान समझिएगा, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध में लेके चलते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा बिहार में ही बक्सर के समीप है। चौसा बिहार में ही बक्सर के समीप है, गंगा और कर्मनासा नदी के संगम पर है। चौसा बिहार में बक्सर के नजदीक गंगा और कर्मनासा नदी के संगम पर है। इस बात को भी याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है।
1539 में चौसा का युद्ध जो आपको याद होना चाहिए, हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था। हुमायूं वर्सेस शेर खान के बीच लड़ा गया, हुमायूं वर्सेस शेर खान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं जो है क्या होता है, पराजय हो जाता है हुमायूं का, अर्थात विजय किसकी होती है, तो विजयी रहता है शेर खान। विजयी कौन होता है, शेर खान। दोनों युद्ध में शेरशाह जो है, शेर खान अभी कहिए शेरशाह नहीं, दोनों युद्ध में शेर खान विजयी रहता है। चौसा का युद्ध 1539 और कनौज या बिलग्राम का युद्ध फिर 1540, दोनों में वही व्यक्ति शेर खान ही विजयी होता है, हुमायूं हार जाते हैं। चौसा में हुमायूं का हारने का क्या कारण था, इस पर थोड़ा सा जिक्र करना है। सारे लोग तो यह जानबे करते हैं कि चौसा 1539 हुमायूं शेर खान जीता, शेर खान, ये सब हमको कहानी से मतलब है यार, हम ऑथेंटिक बातों को जानेंगे तब तो हम बात को समझे रहेंगे, अच्छे लंबे समय तक बात हमारे दिमाग में टिका रहेगा। हमको चौसा के युद्ध के निचोड़ को जानना है कि आखिर चौसा युद्ध में क्या क्या मामला हुआ था। जब वहां खंभात की खाड़ी से बहादुर शाह को नहीं मार पाए थे हुमायूं, वापस दिल्ली आए और दिल्ली से पुनः जो है शेर खान के तरफ जो है हमला करने के लिए निकल गए। आपको बता दें कि शेर खान उस समय कहाँ थे, तो दक्षिण बिहार के जो है सारे दक्षिण बिहार से लेकर उत्तरी बिहार, रोहतासगढ़ का किला, पूरे जो भी क्षेत्र था वह सब शेर खान के अंदर में था। अब आपको बता दें कि आप कहिए कि 1539 और 1535 से 36 के बाद 1539 में चल गए, बीच का ही 2 साल 1 साल कहाँ गया, 37-38। देखो भाई, उस समय कोनो हवाई जहाज नहीं चल रहा था, ना कोई बसें चल रहा था, ना कोई ट्रकें चल रहा था, ना कोई ट्रेनें चल रहा था। 1535 से 36 में रानी कर्णावती का मामला देखे, वहां हुमायूं बिजी थे और वहां से आए तो पैदल पैदल चल रहे थे ना भाई, बस ट्रक से ट्रेन से तो चल नहीं रहे थे, पैदल पैदल यात्रा कर रहे थे। तो दिल्ली से और दक्षिणी बिहार में आना था, बिहार बंगाल का क्षेत्र, दक्षिणी बिहार पूरा, तो टाइम लगता है ना, 1-2 साल उसी में लग गया था आने जाने के क्रम में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो होता क्या, यहाँ पर 1539 में पहुंचते हैं, आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पैदल आ रहे थे तो आएंगे ना, उधर से अभियान करते आ रहे थे तो रुकते राकते 1539 में दक्षिण बिहार में पहुंचे। होता क्या है कि जब यह शेर खान के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए हुमायूं आते हैं, तो उस समय शेर खान पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था, अर्थात युद्ध लड़ने का किसी भी एंगल से देखें तो वह युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं था, हुमायूं से युद्ध नहीं लड़ पा रहा था। कह सकते हैं कि यहाँ पर शेर खान हुमायूं का अधीनता स्वीकार कर लिया। वह हुमायूं से कहा कि मैं आपकी अधीनता को स्वीकार कर रहा हूं। इस बात को हुमायूं सुना और बहुत खुश हुआ, यहाँ तक कि शेर खान जो था, याद रखिएगा, शेर खान जो था वह अपना पुत्र को एक छोटी सी सेना टुकड़ी बनाकर और पुत्र को भेज दिया हुमायूं के साथ। कहा कि हुमायूं तो वहां से बंगाल की तरफ निकला। शेर खान जब अधीनता स्वीकार कर लिया तो हुमायूं वहां रुका नहीं, वह बंगाल गया सीधा। और बंगाल जब गया तो यहाँ पर शेर खान अपने पुत्र को एक सेना की टुकड़ी बनाकर और कहता है कि जाओ तुम जो है हुमायूं जी के साथ जाओ, इनको जो है बंगाल तक लेके जाओ और छोड़ के आओ। लेकिन शेर खान का जो पुत्र था, जिसको भेजे थे शेर खान हुमायूं के साथ बंगाल के लिए, तो वह बीच में से ही लौट कर और रोहतासगढ़ आ गया था। तो यहाँ पर यह बात याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो है हुमायूं से शेर खान जो है अधीनता स्वीकार कर लिया हुमायूं का, और हुमायूं वहां से निकलते हुए दक्षिण बिहार से बंगाल चल गए। बंगाल जाने के बाद हुमायूं बंगाल में 6 माह रुके, 6 मंथ वहां जो है विश्राम वगैरह किए, 6 माह जो है वहां पे कुछ अभियान के बारे में समझे। लेकिन 6 माह रुकने के बाद हुमायूं के जो दरबारी लोग थे, हुमायूं के जो सेनापति लोग थे, वो लोग हुमायूं से कहते हैं कि हुजूर, हम लोग को आए हुए बहुत दिन हो गया, हम लोग को वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की गद्दी भी खतरे में है, वहां भी कोई व्यक्ति फिर दोबारा ना हो कि शासन कर ले। अपने सेनाओं, अपने दरबारियों के सजेस्ट करने पर हुमायूं कहा कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हम लोग को बंगाल से अब सीधा दिल्ली चलना चाहिए, दिल्ली हम लोग निकल चलते हैं। जिस रास्ते से हुमायूं जो है, जिस रास्ते से दक्षिण बिहार से होकर बंगाल गया था, उधर से लौटते समय अर्थात बंगाल से दिल्ली जब जाना था तो उस रास्ते से नहीं आया, वह जो है गंगा के क्षेत्र वाले रास्ते से आ रहा था। और यहाँ 6 मंथ का तो टाइम मिल गया था शेर खान को। 6 मंथ में शेर खान पूरा प्लानिंग कर लिया था हुमायूं को हराने का। ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं को हराने के लिए जो वापस हुमायूं जब बंगाल गए हैं,
शेर खान को तो पता ही था कि बंगाल गए, क्योंकि अपना लड़का के सेना बना के लड़का का उनका हेल्प के लिए भेजा था। तो जैसे ही हुमायूं जो है बंगाल से वापस लौटेंगे, हम यहाँ पूरी प्लानिंग करके और हुमायूं पर अटैक कर देंगे और हुमायूं को पहली ही युद्ध में क्या करेंगे, काम तमाम कर देंगे, मारने का प्लानिंग था यहाँ। लेकिन होता क्या है कि हुमायूं जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते तो आए नहीं, वो गंगा वाले क्षेत्र से दिल्ली निकलना चाहते थे। अब क्या होता है कि शेर खान पूरी प्लानिंग के साथ बड़े बड़े ऊंचे टीलों पर जो है बांध टाइप का बनवाकर और हर तरह से जो है शेर खान को जो है कैद करने के पर्पज से बहुत ही बढ़िया प्लानिंग किया था कि किधरों से भागेंगे तो फंस ही जाएंगे। होता क्या है कि बंगाल से शेर खान जो है गंगा वाले क्षेत्र से निकल रहे थे और कुछ दिन हुआ क्या कि उस समय जो है रैनी सीजन था, बरसात का मौसम था। और हुआ क्या कि जब शेर खान बंगाल से फिर दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्र गंगा वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां 1 माह विश्राम करते हैं, अर्थात बारिश होने लगी, बारिश का समय था, गंगा में पूरी पानी जो है बढ़ गई थी। और उसी दरमियान क्या होता है कि पूरे जमीन भी दलदल हो गए थे। 1 माह वहां कनाट तान कर, रावटी वगैरह तान कर किसी तरह से वहां पर 1 माह ये रहे और शेर खान यहाँ जो है अपने फिराक में था और बरसात हो रही थी। चूंकि बरसात में तो युद्ध लड़ाई हो नहीं पा रही थी, थोड़ी सी शेर खान चाह रहा था कि बारिश का थोड़ा सा मौसम छूटे फिर हम लोग से हुमायूं पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि हुमायूं वहीं पर आसपास में ही टिका था गंगा वाले क्षेत्र में। होता क्या है कि थोड़ी सी बारिश कम हुई और जो शेर खान जो था इधर से हुमायूं के सेनाओं पर अटैक करवाता है और अपने खुद करता है, उसका लीडरशिप करता है अपने ही, और घनघोर वहां पर जो है युद्ध होता है। ऐसा बताया जाता है कि जब वहां पर हुमायूं जो है और शेर शाह के बीच युद्ध होता है, चौसा का युद्ध जो है, तो उस समय हुमायूं की जो सारी सेनाएं थी वह इधर उधर जो है अस्त व्यस्त होकर भाग भी गई थी। कुछ सेना जो है हुमायूं की युद्ध करते दौरान, क्योंकि बारिश का मौसम था, पूरा पानी पानी हुआ था, बहुत सारी सेना ऐसे भाग गई थी। ऐसा बताया था कि हुमायूं वहां अकेले बच गया लड़ने के लिए शेरशाह से, और शेर खान कहिए शेरशाह नहीं, शेर खान हुमायूं को ऑलरेडी वहां पर मार डालता। आप दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि हुमायूं जो है वहां पर जो है, आप कहिए कि भगवान का बहुत शुक्र है कि हुमायूं वहां पर मारा नहीं गया शेर खान के द्वारा। हुमायूं जो है किसी तरह अपना जान बचाकर और गंगा नदी में कूद गया। जैसे ही हुमायूं गंगा नदी में कूदा, उस समय हम बताए हैं कि बरसात का बहुत मौसम था, गंगा में पानी पूरा बढ़ा हुआ था नदी में, गंगा में कूदा, हुमायूं डूबने लगा। हुमायूं गंगा में कूदा, अपनी जान बचाकर शेर खान मार देगा हमको, गंगा में उतरा, गंगा में डूबने लगा। अब हुमायूं को एक वहां पे बताया था कि भिस्ती नामक जो है एक नाविक था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब चौसा युद्ध में हुमायूं जो है गंगा नदी में कूदा था तो उसको किसने बचाया था? तो भिस्ती नाम का एक नाविक था। भिस्ती, इसको निजाम भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, याद रखिएगा, निजाम इसी का नाम था भिस्ती।